नमस्कार। स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए हम इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही आज हम आपके लिए मसाला कारोबार की स्थिति में बताएंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है डेरिवेटिव मसाले के डेरिवेटिव मार्केट का। अगर आप कारोबारी है, मिलर्स है, प्रोसेसर है, तो कैसे इस डेरिवेटिव कारोबार का फायदा उठा सकते हैं, ये आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करा दें। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। मनोज कुमार जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, नेहा कुरैशी है आनंद राठी कमोडिटीज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और फटाफट से टॉप 10 खबरें भी बता देते हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज अच्छी तेजी दिख रही है। फेड ने जिस तरह से इनलाइन फैसले लिए हैं उसका असर यहां पर दिख रहा है। गोल्ड में 500 रुपए, चांदी में 600 रुपए तक की तेजी दिख रही है। क्रूड की बात करें तो ऊपरी स्तरों पर अब दबाव दिख रहा है। जो रिकवरी आई थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। $76 के नीचे फिलहाल ब्रेंट क्रूड 1% तक की गिरावट दिख रही है। नेचुरल गैस दायरे में है, बड़ी गिरावट के बाद भी यहां पर उस तरह की तेजी नहीं लौट रही है, आज ½ % नीचे है। कॉपर की बात करें तो यहां पर दबाव है। कॉपर के साथ साथ बाकी मेटल्स पर भी दबाव ही दिख रहा है। एग्री मार्केट में कैस्टर दायरे में कारोबार 6,450 रुपए के करीब कारोबार हो रहा है कैस्टर में। कॉटन केक ½ % तक की तेजी यहां पर दिख रही है, 2,750 रुपए के ऊपर। हल्दी 1% तक मजबूत, 7,000 रुपए के करीब। जीरा मामूली कमजोरी, 34,900 रुपए के पास। और धनिया में भी 1.5% तक की गिरावट है, 7,150 रुपए के नीचे। तो ये कुछ टॉप 10 खबरें आपके लिए। लेकिन फटाफट से अब बात कर लेते हैं फेड के फैसले की, और उस फैसले के बाद क्या कुछ असर बुलियन मार्केट पर हो सकता है, ये बातें करेंगे। फेड ने कल 0.25% ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। हालांकि आगे की कमेंट्री को लेकर इन्होंने क्या कहा है, महंगाई के लिए उन्होंने कहा है कि महंगाई में कमी के लिए थोड़ी और सख्ती जरूरी है और आगे दरों का रुख तय नहीं है। ये सब कुछ आंकड़ों पर निर्भर करेगा, किस तरह के इकोनॉमिक नंबर्स आते हैं, क्या इकोनॉमी की स्थिति रहती है, ये फेड की तरफ से बयान दिया गया है। कुणाल जी, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर इसके बाद किस तरह की चाल देखने को मिल सकती है? बहुत तेजी लग रही है आगे गोल्ड और सिल्वर में। कल फेड की मीटिंग में जो भी आउटकम आया है, दैट इज वन थिंग, एंड द रियलिटी इज दैट स्लोली बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट वी आर गोइंग टू सी इसकी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सभी सेक्टर्स पे देखने मिलेगी। एज ऑफ नाउ हमने सिर्फ बैंकिंग क्राइसिस जो टियर 2 ग्रेड के बैंक से वहाँ पे प्रॉब्लम देखा है, बट गोइंग फॉरवर्ड इट सीम्स दैट आज जॉबलेस के नंबर है वो भी ज़्यादा आ सकते हैं धीरे धीरे। सो हर तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना चालू होने वाला है। और मुझे गोल्ड और सिल्वर में कोई मंदी नज़र नहीं आ रही है। 59,100 के आसपास आप गोल्ड बाय कर सकते हैं, 59,600 700 के टारगेट्स के लिए आज के इवनिंग सेशन में। और गोल्ड 2-3 महीने में बहुत लंबी बड़ी तेजी होने वाली है। बड़ी तेजी की संभावना कुणाल जी को लग रही है। मनोज जी, आप सहमत है कुणाल जी से, यहां से तेजी की पोजीशन बनाए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या करें और निवेशकों को क्या करना चाहिए? नमस्कार युष्मान जी, बिल्कुल मैं भी कुणाल से सहमत हूँ। जिस तरह से जो फेड के फैसले आए वो इनलाइन है, और फेड ने यहाँ पे इकोनॉमी को लेकर के काफी चिंताएं जो है अपनी कमेंट्री में जाहिर की है। और डेफिनेटली इसका जो प्रभाव है न सिर्फ यूएस इकोनॉमी पे बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो जो सेफ हेवन डिमांड है सोने की वो आगे और भी बेहतर होती हुई नजर आएगी। हमारा मानना है कि लंबी अवधि में सोना इस वर्ष के लिए काफी बेहतर रिटर्न जो है वो देता हुआ नजर आएगा। और हम वर्ष के अंत तक शायद $2150 तक भी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों को पहुंचते हुए देखें, और भारतीय बाजारों में भी 62,500 63,000 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में भी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव ही लग रहा है। हमने देखा है कि आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, तो थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। 59,000 से 58,850 के दायरे में मेरी बाइंग की यहाँ पे सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस लगाना है 58,580 का रखना है। वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, और ऊपर में लक्ष्य 59,400 और 59,600 तक के यहाँ रख के चल सकते हैं। तो डिप में यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। अभी मोमेंटम इंट्राडे में भी पॉजिटिव है, और लंबी अवधि में भी काफी अच्छी बढ़त की संभावना यहाँ पे सोने में नजर आती है। पॉजिटिव है और लंबी अवधि में भी पॉजिटिव है। मनोज जी और कुणाल जी दोनों को लगता है यहाँ पे खरीदारी करके जाएं। मनोज जी का कॉल है 58,850 डिप में ले तो खरीदे, 59,400 रुपए के टारगेट के लिए, और 58,580 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा ले। नेहा, आप दोनों ही एक्सपर्ट से सहमत हैं? सहमत हूँ इन दोनों से ही। और जैसे कि बताया गया है कि ये डोविश स्टैंड जो लिया गया है फेड की तरफ से, और इस वक्त फोकस जो ज्यादातर बैंकिंग क्राइसिस और अपने ग्रोथ को बचाना है,
तो उस हिसाब से मैं भी बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रिकमेंड करूंगी गोल्ड और सिल्वर में। और गोल्ड में 59,000 के आसपास आप बाय कर सकते हैं और 58,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 59,400 का टारगेट रखिए। थैंक यू। टारगेट और स्टॉप लॉस बिल्कुल मनोज जी से मिलता जुलता है, नेहा का भी, इनको भी लग रहा है। और चांदी को लेकर नेहा क्या व्यू है? चांदी के लिए भी एक देखा जाए तो एक हमें सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड के हिसाब से, तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी ही रिकमेंड करूंगी। 69,300 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, 68,300 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट 71,300 का रखिए। बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड को लेकर कुणाल जी क्या करना चाहिए? क्रूड में ऊपरी स्तरों पर अब दबाव फिर से दिख रहा है, क्या फिर से गिरावट बढ़ेगी या तेजी आएगी फिर से कच्चे तेल में? जी, मेरी राय में क्रूड में जो हमने डाउनफॉल देखा था दैट वाज बिकॉज ऑफ द बैंकिंग क्राइसिस। जो यूएस में बैंकिंग में प्रॉब्लम हुआ था उसके कारण यूरोप में सो ये सब यूरोप और यूएस की बैंकिंग के प्राइस थे जो नीचे आए थे। सो अभी फिलहाल बाय डिप्स करना चाहिए 5750 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं 5850 5900 के टारगेट्स के लिए, और थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने मिलने वाली है क्रूड में। सो बाय डिप्स की रणनीति शुड बी द बेटर स्ट्रेटेजी, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए अराउंड आपको 50 में अगर आप बाई करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए अराउंड 5700 का। और एनजी में कुणाल जी क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में काफी कमजोर हो चुका है, क्या और गिरावट बाकी है क्या एनजी में? एनजी में तेजी, नेचुरल गैस में तेजी अभी फिलहाल नहीं करनी चाहिए, अवॉइड कीजिए कमोडिटी को। अगर लॉन्ग जाना है तो शॉर्ट पे भी डाउन साइड 10-15 रुपए की है। सो there is an absence of bullish trigger in the market, so markets are not expected to move up right now, and थोड़ा बहुत मंदी और हो सकता है, ऐसा ध्यान बैठ रहा है। फुल की गिरावट आ सकती है, लेकिन इस ट्रेड से बचने की सलाह कुणाल जी दे रहे हैं। मनोज जी, क्रूड और एनजी पर आपका व्यू? क्रूड ऑयल में हमने एक अच्छी जो है नीचे से शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी थी, और अब कीमतें कहीं ना कहीं यहाँ 5,800-850 के दायरे में थोड़ी रुकती हुई दिख रही है। बेहद स्पेसिफिक अगर इंट्राडे किसी को अगर रणनीति बनानी है, 5,830 के स्तर पर यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। इंट्राडे में 5,888 का स्टॉप लॉस रखें, नीचे में 5,700 के लक्ष्य यहाँ लेकर के चल सकते हैं। ओवरसोल्ड जोन में होने के चलते हमने शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी है, लेकिन जिस तरह से यूएस में इन्वेंट्रीज जो है फिर एक बार बिल्टअप देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे इकोनॉमी को लेकर के भी जो कंसर्न्स बताए जा रहे हैं, तो फिर एक बार यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो वोलेटिलिटी काफी रहेगी। इंट्राडे में यहाँ पे 5,830 पे शॉर्ट ले सकते हैं। वही नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी बढ़त की संभावनाएं नहीं लग रही है, लेकिन डाउन साइड भी लिमिटेड है। मैं बिल्कुल कुणाल से सहमत हूँ कि यहाँ पे ट्रेड जो है अभी इस कमोडिटी में अवॉइड करके चलते। यहाँ क्रूड और एनजी की कॉल क्या है आपके पास? शुमान, मेरे हिसाब से क्रूड में एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है। 5750 के लेवल पे एक बार आप बाई कर सकते हैं, 5650 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट 5950 का रखिए। और एनजी में देख सकते हैं कि अभी काफी इन्वेंटरीज बिल्डअप आ रही हैं और वेदर जो है नॉर्मल है, तो इस हिसाब से एक अच्छी बाइंग नहीं आ पा रही है ये जोन में, तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी ही रहेगी। 205 के आसपास आप सेल कर सकते हैं, 220 का स्टॉप लॉस रखिए और 175 का टारगेट रखिए। चलिए बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में आज ज्यादातर काउंटर कमजोरी दिख रहे हैं। कॉपर हल्की गिरावट 770 रुपए के आसपास, एल्युमिनियम में भी हल्की कमजोरी है 202 रुपए 50 पैसे पे, लेड भी ½ % नीचे, और जिंक 252 रुपए के आसपास, यहाँ पर भी ½% से ज्यादा की गिरावट। कुणाल जी, क्या और कमजोरी दिख रही है बेस मेटल्स में? बेस मेटल में कमजोरी ज्यादा इसलिए अभी फिलहाल नहीं आ रही है क्योंकि डॉलर इंडेक्स एक बार कल हमने देखा 103.50 से 102 के आसपास चल रहा है। सो बेस मेटल में अगर ओवरऑल फंडामेंटल ट्रेंड देखेंगे तो कॉपर वॉपर में कोई तेजी नहीं है। ये एक बिकॉज ऑफ द करेंसी और जो भी आप देखेंगे थोड़ा ऑप्टिमिज्म आ रहा था, उसके कारण बेस मेटल बढ़ा है। बट इवेंचुअली बेस मेटल में आपको आने वाले दिनों में लंबी तेजी नजर नहीं आएगी। कॉपर 774 775 के आसपास पीक आउट हो जाएगा और फिर से इट विल हेड टुवर्ड्स 760 758 दैट काइंड ऑफ लेवल। सो उछाले पे बेच के काम करने का मेरा मेटल्स में व्यू है। ओके मनोज जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में? थोड़ा साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ओवरऑल बेस मेटल पैक में काफी ओवरसोल्ड दिख रहा है।
और अगर हम एल्यूमिनियम कॉपर के रेशो की भी बात करें तो उस लिहाज से भी यहाँ पे एल्यूमिनियम काफी डिस्काउंट में है। तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकती है निचले स्तरों पर। 201 के स्तर मिले तो बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। 205 के लक्ष्य के लिए 199 का स्टॉप लॉस रखें। मूवमेंट जो है वो बेस मेटल्स में भी साइडवेज जो है वो रह सकती है। नेहा, आपकी टॉप ट्रेड क्या है, कहाँ पे ट्रेड करने की सलाह दे रही है बेस मेटल्स में? बेस मेटल्स में हमने कॉपर में एक अच्छी खासी तेजी देखी थी, बस अदर जो एल्यूमिनियम, जिंक और लेड है उसमें इतनी नहीं दिखी थी। तो कॉपर में फंडामेंटल रीजनिंग जो है, सप्लाई डेफिसिट अच्छा खासा चल रहा है उसमें, तो ये एक रीजन सपोर्टिव है और करेंसी ही सपोर्ट कर रही है कॉपर को। तो ये सब चीजें देखते हुए मैं सिर्फ बाय ऑन डिप्स कॉपर में रिकमेंड करूंगी। 758 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 748 का रखिए, टारगेट 778 का रखिए। और एल्यूमिनियम में मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रिकमेंड करूंगी। 206 के आसपास आप सेल कर सकते हैं और 208 का स्टॉप लॉस रखिए और 202 का टारगेट रखिए। तो एल्युमिनियम सेल करने की सलाह, कॉपर खरीदने की सलाह नेहा की तरफ से। 206 पे आप एल्युमिनियम को बेच सकते हैं 202 रुपए के टारगेट के लिए। कॉपर 758 पे खरीदे 778 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए अब एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। ग्वार में अच्छी तेजी आ रही है, हालांकि शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी लेकिन अब अच्छी तेजी है। 0.25% की तेजी ग्वार सीड में। ग्वारगम करीब करीब 2% ऊपर है, 12,130 पे ग्वारगम और ग्वार सीड 5,770 के आसपास 0.25% ऊपर है। मनोज जी, क्या लग रहा है ग्वार सीड और ग्वारगम में? काफी ओवरसोल्ड थे और हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी और जैसे बाकी एग्री कमोडिटीज में भी सुधार देखने को मिला है। साथ ही जो अभी अनसीजनल रेनफॉल हुआ है उसके बाद मौसम विभाग की तरफ से भी ये जानकारी निकल कर आ रही कि एल नीनो का जो प्रभाव है वो इस मानसून में देखने को मिल सकता है, जिसके चलते हम ग्वार कॉम्प्लेक्स में फिर एक बार रिकवरी देख रहे हैं। मेरा मानना है कि ग्वार सीड में जो मोमेंटम है वो अभी कंटिन्यू रहेगा 5,900-950 तक के स्तर तक। तो अभी यहाँ पे अगर कोई डिप मिले 5,700 के आसपास तो लॉन्ग करके ही चलें। ऊपर में 5,900 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। 5,640 का स्टॉप लॉस रख लें। वहीं ग्वारगम में भी हमारा मानना है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा और 12,400 12,500 के स्तर जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। सीड ग्वारगम पर बिकॉज जो ऑयल में रिकवरी आई है उसके कारण गुआर सीड और गुआरगम दोनों में ये जो पुल बैक है वो कंटिन्यू रह सकता है। सो बाय इन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। मसालों की चाल देख लेते हैं। मसालों में हल्दी में अब निचले स्तरों पे खरीदारी आ रही है, 7,000 के ऊपर है, 1% से ज्यादा की तेजी। हालांकि धनिया अच्छी तेजी के बाद कल हमने अच्छी तेजी यहां पर देखी थी लेकिन आज दबाव है 0.5% का और जीरे पर भी दबाव है। मसालों में क्या लग रहा है कुणाल जी? मसाले में हल्दी में तेजी लग रही है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म तीनों के हिसाब से हल्दी बढ़ जाएगा। सो कोई भी डिप आती है तो हल्दी एक बहुत ही अच्छी बाई रहेगी। मनोज जी, आप क्या मसालों में क्या सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल, हल्दी में यहाँ पे जो 6,650 का सपोर्ट था वो होल्ड किया और निचले स्तरों से फिर हमने एक बार सुधार आते हुए देखा। अभी 7,000 के आसपास हल्दी अप्रैल वायदा ट्रेड हो रहा है। 6,950 के स्तर पर यहाँ बाई की सलाह रहेगी 6,840 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में जो लक्ष्य रहेगा 7,150 का रहेगा। हल्दी में तेजी लग रही है, 7,150 के टारगेट के लिए आप हल्दी खरीद सकते हैं। इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल के यहाँ पर 0.5% की तेजी दिख रही है 2,750 के ऊपर। मनोज जी, इस काउंटर में क्या करना चाहिए? यहाँ निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी कॉटन सीड ऑयल केक में भी आती हुई नजर आई है, लेकिन अब ये अपना रेजिस्टेंस लेवल 2780 2800 के दायरे के बेहद करीब है। तो लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए और ऊपरी स्तरों पर एक बार यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने से बचने की सलाह रहेगी। कैस्टर को लेकर क्या व्यू आ रहा है? एक दायरे में कारोबार है, क्या तेजी लग रही है कैस्टर में आगे मनोज जी? नहीं, कैस्टर सीड भी हम देख रहे हैं कि काफी दायरे में है। यहाँ पे हमने नीचे में 6,190 तक जो है कीमतों को जाते हुए देखा था और थोड़ी रिकवरी आई है। जिस तरह से यहाँ पे एल नीनो की खबरें निकल कर आई थी तो यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। मेरा मानना है कि ऊपर में 6,550 6,600 पे जो रैली है वो फिर एक बार फिजल आउट होती हुई दिखेगी। तो लॉन्ग की पोजीशन है तो 6,550 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। मार्केट की चाल देख लेते हैं। आज डॉलर के मुकाबले यहाँ पर अच्छी मजबूती दिख रही है। 82.27 पे डॉलर के मुकाबले रुपया ट्रेड कर रहा है, 0.5% मजबूत है। नेहा, क्या लग रहा है यहाँ पे करेंसी मार्केट में, क्या ये मजबूती और बढ़ेगी? 82 के नीचे तक भी जाएगा रुपया? हाँ, जिस हिसाब से रुपया अप्रिशिएट हो रहा है, काफी हद तक हमने देखा है कि 83 के लेवल्स पे बहुत अच्छा एक सेलिंग प्रेशर दिखा है।
और डाउन साइड अगर हम देखेंगे तो 8190 और 8160 एक अच्छा सपोर्ट है। तो मैं एक साइडवेज टू डाउन साइड ही मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ यूएसडी आईएनआर में, जहां पे 8160 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अपसाइड अब देखना चाहे तो 82 88 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया है। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है किस तरह की चाल रहेगी डॉलर के मुकाबले रुपए की आगे? सर ऑन राइट, रुपी धीरे धीरे 82 81 सब लेवल्स आने वाले हैं। ओके, मनोज जी आपकी क्या राय है करेंसी मार्केट पर? बिल्कुल, यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में 8250 से 8280 के रेंज में बिल्कुल बेच के चलना चाहिए। 8310 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर छोटी अवधि की बात करूं तो 8180 यहाँ पे आएगा और उसके बाद हम 8120 तक भी जो है यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 महीने में आते हुए देखेंगे। तो रुपये में यहाँ पे अच्छी मजबूती की संभावना लग रही है। जिस तरह से डॉलर में वीकनेस है और कच्चे तेल की कीमतें भी करेक्ट हुई है तो रुपये के लिए पॉजिटिव रहेगी। सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पे बना के चलिए, लेकिन अब एक खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। मसाला कारोबार को लेकर अब बात होगी। एनसीडीएक्स और आईपीएफटी की ये खास सेगमेंट है जहां पर मसाला कारोबार के लिए डेरिवेटिव की क्या अहमियत है, क्या फायदा है। अगर आप कारोबारी है, ट्रेडर्स है, मिलर है, तो क्या इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। किस तरह से आप डेरिवेटिव टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं। सबसे पहले बाजार की स्थिति समझते हैं कि बाजार में आमतौर पर रिस्क होते क्या हैं। तो बाजार में रिस्क होता है, सबसे बड़ा रिस्क है प्राइस में उतार चढ़ाव का। प्राइस किसी भी ओर जा सकते हैं, तो उस रिस्क को, और उस रिस्क की वजह क्या है? मौसम में बदलाव। अचानक जैसे हमने देखा कि मौसम बदला, पिछले एक हफ्ते में जिस तरह की बारिश, ओलावृष्टि हुई, उससे उत्पादन को लेकर जो अनुमान था वो अनुमान अचानक से अब कम हो जाएंगे। यील्ड को लेकर चिंता बढ़ेगी, दाम बेवजह बढ़ेंगे और उससे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। साथ ही और क्या क्या रिस्क रहते हैं? सरकार की एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर पॉलिसी, खपत की क्या स्थिति है, डिमांड सप्लाई को लेकर क्या ग्लोबल सिनेरियो है, क्या इंटरनेशनल मार्केट से लेकर घरेलू बाजार तक किस तरह की डिमांड रहने वाली है। सारे फैक्टर्स हैं जो मसालों के कारोबार पर असर डालते हैं। लेकिन इस कारोबारी रिस्क को आप कम कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ अभिषेक पोद्दार साहब है, एमडी है नैनी एग्रो फूड्स के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, मसाले में जिस तरह के कारोबारी रिस्क रहते हैं, चाहे वो प्रोसेसर हो, मर्चेंट हो, कोई भी ट्रेडर हो, एक्सपोर्टर हो, सबके लिए रिस्क होता है, किसानों तक के लिए रिस्क होता है। तो डेरिवेटिव टूल्स का इस्तेमाल करके वो कैसे इस रिस्क को कम कर सकते हैं? As a trader, as a stockist, it's essential that we focus on the trade. But price fluctuations due to weather, government policies, internal supply, etc., can be distracting. Commodity derivatives like futures and options in turmeric are market-driven tools that can be used to lock margins and look away from price distractions. ये हमें help भी करता है to focus on growing our businesses. Okay. Considering this current situation and to overcome these problems, the spice companies may look forward to focus on the market demand and to average out their own requirements by, using the derivative platform. Okay. The stable arrivals and regular supply in the market may meet our current demand in both export and domestic markets in the same current price range. ओके सर, आप हिंदी में अगर समझाए तो हमारे ज्यादा से ज्यादा दर्शक से आप ज्यादा से ज्यादा मास लेवल तक कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे मासेस है, जो व्यूअर है, वो हिंदी में ज्यादा समझते हैं। हाँ जी। सर, सबसे पहले अगर हम एक एक्सपोर्टिंग कंट्री की बात करें या फिर प्रोड्यूसर कंट्री के तौर पर अगर हम देखें तो भारत सबसे लीडर है। उसके बाद भी उस तरह का दायरा हम बढ़ नहीं पाया कारोबार का। तो कैसे इस टूल्स को कैसे आसान बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टूल्स का इस्तेमाल करें, वायदा बाजार के टूल्स का? नहीं, इसे अपना जो कमोडिटी एक्सचेंज है, ये लोग बहुत ज्यादा आज के दिन फोकस कर रहे हैं और एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को और कंपनियों को कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेनिफिट भी है और इसमें लोगों को एक सिक्योरिटी भी मिलती है फ्यूचर बिजनेस ट्रेडिंग का। इसलिए इस माध्यम से ये लोग जितना हम एजुकेट करें वो बेटर है हम लोगों के लिए भी। सर, अगर किसी के पास अगर कोई पोजीशन है, अगर मान ली फिजिकल में किसी स्टॉकिस्ट के पास या एक्सपोर्टर के पास उनके पास स्टॉक है, मान लीजिए हल्दी का स्टॉक है, तो वायदा डेरिवेटिव मार्केट में जाके, वायदा बाजार में जाके कैसे वो अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं? जो प्राइस रिस्क जो रहता है उसको कैसे कम कर सकते हैं वायदा बाजार में?
नहीं देखिए, ये तो उन्हें करना पड़ेगा बेस्ड ऑन उनका जो सेल है। अभी आपके पास आप होल्डिंग कर रहे हो और आपको आप बेच रहे हो आगे का फ्यूचर्स का, तो उस बेसिस में आप उसको यहाँ पर NCDX में आप कवर कर सकते हैं। ओके। तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो उनको वो जो उनका जो इनसिक्योरिटी होती है उस ट्रेड का, वो सिक्योर हो जाती है। ओके, यानी अभिषेक जी कहना ये चाह रहे हैं, अगर आपके पास फिजिकल में कोई स्टॉक है मसालों का, मान लीजिए हल्दी का स्टॉक है, आपको लग रहा है कि दाम आने वाले समय में चढ़ने वाले हैं, लेकिन रिस्क तो है भाव गिरने का भी, तो आपके पास स्टॉक है, इस उम्मीद में आपने माल रखा हुआ है, आपको लग रहा है कि भाव गिर भी सकता है, तो वायदा के टूल्स का इस्तेमाल करें। NCDX के प्लेटफॉर्म पे जाके आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, यानी अपनी पोजीशन को हेज कर दिया, जो दाम गिरने का जो रिस्क है उसे कम कर दिया। अगर इन केस दाम गिर गए तो आपको वायदा में कमाई हो जाएगी, अगर दाम बढ़ गए तो आपके पास हाजिर का स्टॉक है, आपके फिजिकल स्टॉक्स के दाम बढ़ जाएंगे, फिर शॉर्ट पोजीशन से आप अपने समय रहते निकल जाइएगा। तो एक छोटा सा रिस्क। और सर, वायदा में ट्रेड करने के लिए आमतौर पे कितना मार्जिन देना पड़ता होगा, क्योंकि कोई भी मर्चेंट होगा, ट्रेडर होगा, तो वो ये भी जानना चाह रहे होंगे कि अगर मैं पोजीशन बनाता हूं तो उसकी लागत क्या होगी? करती है कमोडिटी टू कमोडिटी। मैं हल्दी के लिए पहले सर एक केस स्टडी के तौर पे देखूं, अगर हल्दी में का मैं कारोबारी हूं, अगर मुझे हेज करना है अपनी पोजीशन, तो कितना मार्जिन देना पड़ेगा, किस कॉस्ट में मैं अपने कारोबार को हेज कर सकता हूं? वो 3% से 2% है इसमें, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ स्टॉकिंग जो आप करते हो। ओके, यानी आप अपने पोजीशन को 3 से 5% तक शुरुआती मार्जिन देकर भी, हालांकि बाद में आपको प्राइस में उतार चढ़ाव के हिसाब से आगे भी मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के छोटे से मार्जिन मनी देकर आप अपने पूरे कारोबार के रिस्क को, प्राइस रिस्क को कम कर सकते हैं। आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा नहीं देना है। 5 मीट्रिक टन का अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज है तो पूरा पैसा नहीं देना है, 5 से 10% आपको शुरुआती मार्जिन देना है, फिर उसके आधार पर आपको ट्रेड करना है। सर, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इन कारोबारियों को देखना चाहिए जब भी वो कारोबार करे, जिनका फंडामेंटली काफी असर होता है कीमतों पर? आज के डेट में जो है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो वेरियस रीजन से नेबरिंग कंट्रीज का आप ले लीजिए और ट्रेडिंग कंट्रीज का ले लीजिए, वो बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है प्राइसिंग में और डिमांड में, ड्यू टू द चेंजेस एंड द चैलेंजेस इन द ट्रेड एग्रीमेंट्स में जो हो रही है, जो पॉलिसीज ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के साथ हो रही है। और आप पिछले आप पास्ट सिनेरियो को ऑफ कोविड पीरियड का भी देखिए, व्हिच हैज लेड टू ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई चेन एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी। इन प्रेजेंट डे करंट सिनेरियो में आप देखिए जो वॉर सिचुएशन हो रही है, which has created world political and economical imbalance resulting in unpredictable prices and demand positions of all products across the globe. Okay. Besides from इसके अलावा जो सिचुएशन है, स्पाइसेस कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग बाय द डे। आप हल्दी भी ले लीजिए, आज के डेट में आप मेडिकल यूसेज में आ गई है, फार्मा में आ गई है, हर एक डिवीजन में हल्दी की यूसेज बढ़ती जा रही है। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से कोविड के बाद से ग्लोबल इसके यूजेस बढ़े हैं, खपत बढ़ा है, उससे तो प्राइसेस पे भी काफी असर हुआ है। तेजी से डिमांड ग्लोबल मार्केट में भी मसालों के बढ़े हैं और इंडियन मसालों के बढ़े हैं। तो ऐसे में आपको फंडामेंटल्स पर रखनी पड़ेगी। तो कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल है जिनका कीमतों पर असर होता है? सबसे पहले आपको बुआई से लेकर फ्लावरिंग तक की स्थिति, मतलब किस तरह की बुआई के नंबर्स आ रहे हैं, ऊपर से पौधों का ग्रोथ किस तरह का हो रहा है, उत्पादन को लेकर अनुमान क्या है, किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, डिमांड सप्लाई का सिनेरियो क्या है, किस तरह की डिमांड ग्लोबल डिमांड आ रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सरकार की पॉलिसी क्या है एक्सपोर्ट को लेकर। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए ताकि फंडामेंटल आप मसालों का ट्रैक कर पाएं। शुक्रिया अभिषेक पोद्दार साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों को समझाया कि मसाले के कारोबार में कैसे आप अपने रिस्क को वायदा बाजार के टूल के जरिए कम कर सकते हैं। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपके लिए हम वायदा बाजार का ही इक्विटी मार्केट के वायदा बाजार के टूल्स के बारे में बताएंगे और वायदा बाजार में क्या एक्शन चल रहा है इक्विटी मार्केट में, पूरा एक्शन हम लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन में। नमस्कार।